कावेरी व्याख्यानमाला के 41वें व्याख्यान में आप सभी प्रतिभागी विद्वज्जनों का, प्राध्यापक बंधुओं का, शोधार्थियों का और सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, पोम्पई कॉलेज एकड़ा मंगलुरु कर्नाटक और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में ये व्याख्यानमाला चलाई जा रही है और ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज 41वां व्याख्यान है। आज का व्याख्यान जिनके द्वारा संपन्न होगा वो हमारी आज की अतिथि वक्ता, मुख्य वक्ता जुड़ चुकी हैं हमसे और उनका कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज की वक्ता प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय, जो पश्चिम बंगाल में शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर विराजमान हैं, सेवारत हैं। और मित्रों, यह भी मैं सूचना के लिए बता दूं कि मैडम सोमा बंद्योपाध्याय जी एक नहीं दो विश्वविद्यालयों का इस समय कुलपतित्व जैसा महनीय पद का भार वहन कर रही हैं और वो विदुषी हैं। साहित्य और प्रशासन के दोनों क्षेत्र को का जो संतुलन है वो उन्होंने जिस तरह साधा है अपने जीवन में, ये बहुत ही प्रेरणास्पद है और स्तुत्य है। तो आज हम उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम और पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी सर और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर और हमारे मित्र जिनके साथ सहयोग में संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं आगे, पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। मैं सभी के प्रति साधु वचन कहते हुए कार्यक्रम को आगे ले चल रहा हूं और बिना किसी और औपचारिकता के मैं अपने मित्र डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को आज की हमारी मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय जी का संक्षिप्त परिचय देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी। मैडम, आपका स्वागत है। गंगा कावेरी व्याख्यान माला इस पटल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यह हमें अत्यंत हर्ष की बात है। हमारे आज के मुख्य वक्ता जो प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय पश्चिम बंगाल प्रशासनिक विश्वविद्यालय के जो माननीय कुलपति हैं और उसके साथ साथ संस्कृत विश्वविद्यालय की भी जो इंचार्ज के रूप में अभी काम कर रही है, मैडम का मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस मंच पर उनका आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं। और मैं इनका संक्षिप्त परिचय, क्योंकि यह मैडम जो आज के हमारे मुख्य वक्ता जो है प्रशासनिक और साहित्यिक दोनों क्षेत्रों में जो अग्रगण्य हैं, विदुषी हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया है। फिर भी इस थोड़े से समय में उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं। आज के वक्ता है डॉक्टर प्रोफेसर सोमा बंद्योपाध्याय, जो 23 साल से इनका शैक्षिक अनुभव है। अभी वर्तमान में वाइस चांसलर वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां पर माननीय कुलपति के पद पर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ वाइस चांसलर एडिशनल चार्ज के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय कोलकाता 2019 से ये इस जिम्मेदारी को निभा रही है। और इसके साथ साथ ये निदेशक हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर बिजनेस मैनेजमेंट कोलकाता के और वुमेन्स स्टडीज रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, उसके निदेशक हैं और रजिस्ट्रार
यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो इनको इनकी सेवा के लिए जो अलग अलग संस्थानों से इनको सम्मानित किया गया है, जो साहित्य अकादमी से ट्रांसलेशन अवार्ड इनको मिला हुआ है, प्रयाग साहित्य सम्मेलन और उसके साथ साथ मीरा स्मृति सम्मान 2014 में, अपराजिता पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन गिवन बाय सन्मार्ग द टेलीग्राफ जॉइंटली 2016 में, राजभाषा गौरव सम्मान 2018 जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और उसके साथ साथ विशेष अकादमिशियन अवार्ड 2019 को इनको 19 में इनको प्राप्त है, बेस्ट एजुकेशनिस्ट अवार्ड 2019 में इनको प्राप्त है, BR अम्बेडकर ग्रेट विजडम जेम अवार्ड 2020 में इनको प्राप्त है, और उसके साथ साथ सुसवान वर्ल्ड पीस अवार्ड 2020 में इनको प्राप्त है। और इसके साथ साथ जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस इंडियन दलित लिटरेचर एंड एनालिटिकल वर्क इन द लाइट ऑफ सोशल वेलफेयर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इनका जो सृजन कार्य है, और उसके साथ साथ 28 जो भाषाओं में इनका जो पारिभाषिक शब्दों का इनका कार्य जो भी संपन्न हुआ है। और इसके साथ साथ ये अलग अलग विश्वविद्यालय और अध्ययन मंडली के जो सदस्य भी रह चुकी हैं, जो वेस्ट बंगाल के जो हायर एजुकेशन, और उसके बाद प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कॉलेज, और उसके साथ साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज और कूच बिहार कॉलेज में, इस तरह के अलग अलग जो संस्थान और विश्वविद्यालय में ये बोर्ड ऑफ स्टडीज के, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के सदस्य के रूप में ये काम कर चुकी हैं। और जो अलग अलग देश के अलग अलग जो कॉलेज जो होते हैं, जो विश्वविद्यालय जो होते हैं, वहां पर भी ये जो जिसके प्रशासनिक मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्यरत है मैडम। और उसके साथ साथ मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज विश्व भारती सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज मिजोरम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एम्पैनल्ड ट्रांसलेटर एंड रिव्यूअर साहित्य अकादमी नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके जो सदस्य हैं। इस तरह के अलग अलग संस्थान में ये कार्यरत हैं, उसके सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। देन उसके बाद ये जो 2007 में साहित्य अकादमी और इस तरह जो साहित्य अकादमी के जरिए इंडो चाइना जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है, इसमें जो चाइना जा चुकी है, और वहां जाकर के वर्ल्ड हिंदी, उसके बाद 9वां जो हिंदी साहित्य सम्मेलन, विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है, वहां पर भी इन्होंने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया है। अभी तक 32 इनके जो पुस्तक जो प्रकाशित हो चुकी हैं, और 152 जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, और उसके बाद लगभग 150 जो आर्टिकल ट्रांसलेटेड है इनके द्वारा, और लगभग 250 तक अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में इनके जो लेख प्रकाशित हो चुके हैं, और उसके बाद 100 से ज्यादा इनके जो कविताएं हैं, कहानियां हैं और निबंध है, या इनके द्वारा जो दी गई जो इंटरव्यू जो है, ये सभी जो अनुदित है। तो आज के हमारे वक्ता जो है डॉक्टर प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया है। तो आज के वक्ता डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय जी का मैं हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम में उनका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस मंजुनाथ जी, सुंदर परिचय देने के लिए। और जाहिर है कि मैडम सोमा बंदोपाध्याय जी जो आज हमारी मुख्य वक्ता हैं,
उनका एक विस्तृत कार्यानुभव है प्रशासन के क्षेत्र में और साहित्य सृजन के क्षेत्र में, ज्ञान और शिक्षा के विभिन्न प्रकल्पों में जो उन्होंने योगदान अपनी ओर से दिया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं आज उन्हें अपने बीच में वक्ता के रूप में पाकर। मित्रों, बहुत रोचक विषय और बहुत ही समसामयिक विषय है जो ये एक खास तरह का समय चल रहा है, महामारी का समय चल रहा है और साहित्य और महामारी के पारस्परिक संबंधों को लेकर यह विषय आज का सुनिश्चित किया गया था कि इस पर मैडम आप अपना विचार व्यक्त करेंगी। मनुष्य के राग विराग, दुख सुख, हर्ष, आवेग, वेदना, संवेदना सब साहित्य में आकार पाते हैं और साहित्य इन तमाम तरह की जो अभिव्यक्तियों का एक पुंज है। किस तरह से वो महामारियों को लेकर के सोचता विचारता रहा है और उस पर किस तरह के प्रभाव पड़ते रहे हैं, ये आज महामारी और साहित्य ये जो विषय है आज का, इस पर प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय जी जो आज की हमारी विदुषी लेखिका हैं, प्रशासनिक व्यक्तित्व हैं, माननीय कुलपति हैं, जो इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगी। मैं बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं इस विषय पर अपना वक्तव्य देने के लिए। महोदया, आप सादर आमंत्रित हैं। सुविख्यात गंगा कावेरी व्याख्यानमाला के आयोजक मंडली के आदरणीय सदस्यगण, डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, अध्यक्ष हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज मैंगलोर, हिंदी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्रनाथ मिश्र जी एवं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी, दोनों महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य द्वय, इस आभासीय मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय अध्यापकगण एवं विशिष्ट विद्वज्जनों को मेरा सादर नमस्कार। मेरे परिचित कई विशिष्ट विद्वान भी यहाँ पर, विदुषी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी कि इस कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में भी आपने आभासीय मंच के द्वारा ही सही संपूर्ण भारतवर्ष के तमाम प्रदेशों को और वहां के विभिन्न भाषा भाषियों को अत्यंत सुंदर गंगा और कावेरी व्याख्यानमाला नामक सेतु बंधन के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से जोड़ रखा है और ये कार्य आपने हिंदी को केंद्र में रखकर किया है। मुझे इस समय बंगाल नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय की उस उक्ति की याद आ रही है कि समस्त भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का अध्ययन हिंदी को ही केंद्र में रखकर किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ही वह भाषा है जिन समस्त भाषा भाषियों को एकता के बंधन में, एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक अत्यंत सराहनीय प्रयास है। मैं आप लोगों को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि ऐसे सम्मानित मंच से आपने मुझे इन सब विशिष्ट विद्वज्जनों को, आपको संबोधित करने का ये सुअवसर प्रदान किया है। आज हमारी चर्चा का विषय है, जैसा कि आदरणीय जयशंकर जी ने और मंजुनाथ जी ने बताया आप लोगों को, कि महामारी और साहित्य, अर्थात किसी भी देश में आपदा की स्थिति में, विशेषकर महामारी की स्थिति में किस प्रकार उस देश के साहित्य और संस्कृति प्रभावित होती है। ये विषय वर्तमान परिस्थिति में और भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है, क्योंकि इसके कारण समग्र समाज, संस्कृति एवं साहित्य में एक व्यापक परिवर्तन आया है और आ भी रहा है, आते जा रहा है। और अगर हम अपने अतीत को भी खंगालेंगे तो हम देखेंगे कि सन 1664 में प्लेग नामक महामारी को लेकर लंदन में इस विषय पर पहला उपन्यास लिखा गया था, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। लेखक थे कौन? रॉबिन्सन क्रूसो ख्यात डैनियल डिफो। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि सन 1877 में प्रकाशित अलेक्जेंड्रो मांजनी का जो उपन्यास है,
द बिट्रोथ, एक बहुत ही यथार्थवादी उपन्यास है। तो ये डैनियल डिफो और मांजनी दोनों ने जिक्र किया था कि किस प्रकार उस समय भी प्लेग के समय, यानी जब प्लेग हुआ था, बिल्कुल आज की तरह लोग घर से नहीं निकलते थे, आपस में दूरी बनाए रखते थे और रास्ते में मिलते तो पता लगाने की कोशिश करते कि कहाँ कैसी परिस्थिति है, क्योंकि उन दिनों तो अखबार, रेडियो, टीवी या फिर सोशल मीडिया के इस तरह से बोलबाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, और अधिकतर लोग जो है उतने उच्च शिक्षित भी नहीं थे। तो पता लगाने के लिए एक दूसरे से ही पता लगाना पड़ता था, या तो फिर कल्पना शक्ति के यानी कि अनुमान शक्ति के आधार पर उन्हें कुछ अनुमान लगाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो महामारी का इतिहास और साहित्य पर उसके प्रभाव को यदि हम और टटोल कर देखें तो पाएंगे कि वहां आक्रांत जनता के, जो बहुत जरूरी आज भी देखिएगा, ये बिल्कुल वास्तविक स्थिति है कि वहां जब कहीं पर कोई महामारी का प्रकोप होता है तो जनता के क्रोध और राजनीतिक असंतोष की गहराई निर्धारित होती है। उनके द्वारा अनुभूत मृत्यु भय और यंत्रणा की तीव्रता कितनी है, उस पर जो है साहित्य निर्मित होता है। जब जहां महामारी हुआ है, उसका प्रकोप हुआ है, तो जनगण और सरकार के बीच में संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई है। बांग्ला साहित्य में शरद चंद्र के श्रीकांत उपन्यास को अगर हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि क्योंकि उनका, आप जानते हैं कि उनका जो है अनुवाद लगभग हर भारतीय भाषा में हो चुका है। हिंदी में तो बिल्कुल सबसे पहले हिंदी में हुआ था, और कई वर्षों तक तो हिंदी के पाठक ये सोचते थे कि शरद चंद्र जो है वो हिंदी के ही लेखक थे, उनको पता नहीं था कि वो बांग्ला के थे। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जो श्रीकांत उपन्यास है, आप में से ने पढ़ा भी होगा, उसमें क्वारंटाइन का प्रसंग आया है, खासकर श्रीकांत में। शरद चंद्र वहां लिखते हैं कि जो है कलकत्ता से रंगून, बर्मा के जो उस समय की राजधानी थी, उसकी यात्रा जो है जहाज से लोग करते हैं और उतरते ही उन्हें क्वारंटाइन भेज दिया जाता था। और लेकिन मजे की बात ये थी कि क्वारंटाइन सबके लिए एक जैसा नहीं था। जो अभिजात्य वर्ग से थे, जो समाज के उच्च वर्ग से थे, उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन जो समाज के निम्न वर्ग से थे, मध्य वर्ग से थे, उन्हें एक ऐसे जगह पर रखा जाता था जहां बिल्कुल कह सकते हो कि एक ही कमरे में बहुत सारे लोगों को बिल्कुल लगभग एक दर से ठूस दिया जाता था। और उस पर जो उनका जो प्रसंग आया है वो बहुत मार्मिक है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं, दवाइयां नहीं, लेकिन वहीं पर जो है इसी तरह से 2 हफ्ते उन्हें बिताने पड़ते थे, तब जाकर रंगून में प्रवेश की अनुमति मिलती थी। तो शरदचंद्र स्वयं भी जो है एक बार उन्होंने यात्रा की थी, और बहुत दुख की बात है कि उसी समय इस प्लेग में ही उनकी पत्नी और उनके बच्चे की भी मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल जैसे निराला जी के साथ हुआ था। 1918 में स्पेनिश फ्लू का प्रकोप जब बढ़ा तो भारत में खासकर हिंदी के श्रेष्ठतम कवियों में से हमारे एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी, जिनका जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था, तो उन्होंने भी इस महामारी का मर्मस्पर्शी विवरण दिया अपने उपन्यासों में। उस पर मैं बातचीत बाद में करूंगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महामारियों की तबाही और साहित्य पर उसका असर अवश्यंभावी है। वैश्विक महामारियां अपने समय और भविष्य को प्रभावित करती, राजनीति और भूगोल के साथ साथ समाज और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। दुनिया जब किसी विपदा से घिरी है तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में भी उनका असर अवश्य हुआ है। महामारियों के कथानक पर केंद्रित जो अतीत के साहित्यिक रचना है, जिस पर मैं सबसे पहले मैंने बात शुरू की थी प्लेग से, तो वो आज के संकटों को भी शिनाख्त करती है। ये हमें मनुष्य की जिजीविषा की याद दिलाने के साथ साथ नैतिक मूल्यों के रास और मनुष्य के अहंकार, अन्याय और नश्वरता से भी आगाह करती है। इतिहास गवाह है कि अपने अपने समय में, चाहे वो कला हो या साहित्य, संगीत, सिनेमा, तमाम रचनाओं ने महामारियों की भयावहता को चित्रित करने के अलावा अपने समय की विसंगतियों, गड़बड़ियों और सामाजिक द्वंद्वों को भी रेखांकित किया है। ये रचनाएं सांत्वना, धैर्य और साहस का भी स्रोत है आज के लिए। दुखों और सरोकारों को साझा करने वाला एक जरिया भी है और अपने समय का माननीय दस्तावेज भी है। समकालीन विश्व साहित्य में महामारी पर विशद कृति प्लेग को माना जाता है। कहा जाता है कि अल्जीरियाई मूल के विश्व प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्बेर कामू
और उनके नाम से कौन नहीं परिचित है। तो उन्होंने अपने उपन्यास प्लेग के जरिए नाथसीवाद और फाशीवाद के उभार और उनकी क्रूरता के बारे में बताया। उसमें दिखाया गया कि कैसे स्वार्थों और महत्वाकांक्षियों और विलासिताओं से भरी पूंजीवादी आग्रह और दुष्चक्र वाली दुनिया में किसी महामारी का हमला कितना व्यापक और जानलेवा हो सकता है, कि कैसे वो खुशबनों और कथित निर्भयताओं के विशाल पर्दे वाली मध्यवर्गीयों की अभिलाषाओं को तहस नहस करता हुआ एक अदृश्य दैत्य की तरह अंधेरा और उजिला पर अपना कब्जा कर लेता है। प्लेग उपन्यास का एक अंश है, मैं बताती हूं आपको। वो कहते हैं कोट अनकोट कि हर किसी को पता है कि महामारियों के पास दुनिया में लौट आने का रास्ता होता है, फिर भी न जाने क्यों हम उस चीज पर यकीन ही नहीं कर पाते हैं जो नीले आसमान से हमारे सिरों पर आ गिरती है। जब युद्ध भड़कता है, लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी मूर्खता है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। लेकिन युद्ध कितना ही मूर्खतापूर्ण क्यों ना हो, ये बात उसे चलते रहने से रोक तो नहीं पाती है। मूर्खता के पास अपना रास्ता बना लेने का एक अभ्यास होता है, जैसा कि हमें देख लेना चाहिए, अगरचे हम लोग हमेशा अपने में ही इतना लिपटे हुए ना रहे। अनकोट। अर्थात सरकार के साथ साथ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी जनगण पर भी आ जाती है। महामारी या युद्ध आ गया है, ज्यादा दिन तक वो चल नहीं पाएगा, परंतु ये सोचकर उससे सचेतन होने के बजाय यदि स्वयं हम हाथ पर हाथ धरकर चुप करके बैठा रहे तो वो भी तो एक तरह से मूर्खता ही है। कामू ने संभवतः इसी और संकेत करना चाहा था, और प्लेग के ही जरिए उन्होंने मानव की हृदयहीनता को भी समझाना चाहा कि समाज किस तरह से हृदयहीन बन जाता है। और अब भी आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हमें अखबारों में कई बार जो है ऐसे चित्र भी हमें देखने को मिले हैं कि जहां मनुष्य कह सकते हैं कि हृदयहीनता का परिचय दे रहा है। जब कभी हमारे आसपास कोई कोरोना से, कोई कोविड-19 से ग्रस्त हुआ है, तो कई बार पूरा का पूरा मोहल्ला डर कर उसके मुंह पर जो है दरवाजा बंद कर देता है। वो जब वापस जाकर, ऐसे कई खबरें जो है अखबारों में आ रही थी कि वो जब अस्पताल से ठीक होकर भी अगर वो मरीज वापस आती है तो उसे समाज में ग्रहण्य किया जा रहा है, यहाँ तक कि परिवार भी जो है उससे अपना मुंह फेर ले रहा है। तो इसी हृदयहीनता की बात इतने वर्षों पहले कामू ने अपने प्लेग उपन्यास में दिखाया था। वो दिखाना चाहते थे कि समाज में पारस्परिकता की भावना से विच्छिन्न लोग किस हद तक असहिष्णु बन जाते हैं, लेकिन वो आखिरकार मनुष्य के जीने की आकांक्षा का संसार भी दिखाते हैं। और अपने समय का एक मानवीय दस्तावेज तो वह खैर है ही, लेकिन समकालीन विश्व साहित्य में महामारी पर विशद कृति इसी प्लेग उपन्यास को माना जाता है। इसी तरह कोलंबियाई कथाकार गैब्रियल गार्सिया मार्केस का मार्मिक उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, जहां प्रेम और यातना के मिले जुले संघर्ष की एक करुण दास्तान कथाकार सुनाते हैं, वहां पर भी महामारी से खत्म होते जीवन के समांतर प्रेम के लिए जीवन को बचाए रखने की जद्दोजहद एक विराट जिद की तरह हमारे सामने आती है। तो महामारी से मृतकों के करुण परिणाम का एक दृश्य आप जो है मार्केस के उपन्यास के बिल्कुल पहले जो है अध्याय में ही देख पाएंगे। अगर आपने अनुवाद पढ़ा है या फिर अगर आपने ओरिजिनल जो है मूल को पढ़ा है तो भी वहां देखिए किस तरह से वो डॉक्टर कहता है कि वो कॉलरा के समय यानी कि हैजे के समय एक कारुणिक विवरण उसमें जो है उन्होंने पूरा दिया है। तो प्लेग, चेचक, इन्फ्लुएंजा, हैजा, तपेदिक, जितने भी आप नाम लीजिए जिनसे कि महामारी फैला है, जिनको महामारी के फैलाने में खास जिनकी भूमिका रही है, तो इन्होंने घर परिवार ही नहीं बल्कि शहर के शहर उजाड़ा है और पीढ़ियों को एक गहरे भय और संत्रास में धकेला है। चेचक को दुनिया से मिटे 40 साल के, और भी मुझे लगता है कि अभी 45-50 वर्ष हो चुके होंगे, पर पिछले साल भी दिसंबर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात का जश्न भी मनाया था। लेकिन देखिए आपकी 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भी एक भीषण महामारी के रूप में करोड़ों लोगों को अपना ग्रास बना चुकी थी। रविंद्रनाथ टैगोर की अगर रचना में आपको खासकर बंगाल में जो है इन महामारियों का खूब वर्णन हुआ है बांग्ला साहित्य में।
सबसे पहले तो रविंद्रनाथ का ही मैं नाम लेना चाहूंगी कि उनके जो है कविताओं में, निबंधों में, संस्मरणों में, उपन्यासों में इसका जीवंत वर्णन हुआ है। मैं एक कविता से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी, पुरातन भृत्य, ये पुराना नौकर। इसमें एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान पिरोई गई है कि जो अपने मालिक की देखभाल करते हुए चेचक के चपेट में आ जाता है। 1903 में टैगोर ने अपने जो है तपेदिक से जूझती 12 साल की बेटी को स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तराखंड के नैनीताल जिले के पास रामगढ़ की एक हवादार पहाड़ी में वो वहां ले गए थे, और वहां रामगढ़ प्रवास के दौरान उन्होंने शिशु नाम से अलग अलग उपशिष्य वाली एक बहुत लंबी कविता लिखी थी। 1913 में ये छपी भी, और इन कविताओं के संग्रह का नाम अर्धचंद्र रख दिया गया था। तो टैगोर की इस रचना में एक पंक्ति का मैं यहाँ पर जो है कोट करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तटों पर मिल रहे हैं बच्चे, अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तट पर मिल रहे हैं बच्चे, मार्ग विहीन आकाश में भटकता है तूफान, पथ विहीन जलधारा में टूट जाते हैं जहाज, मृत्यु है निर्बंध और खेलते हैं बच्चे। अंतहीन पृथ्वियों के समुद्र तट पर बच्चों की चलती है एक महान बैठक। इसी प्रकार उड़ीसा के बहुत ही नामचीन लेखक फकीर मोहन सेनापति जी, जो आधुनिक उड़िया भाषा और साहित्य के जनक भी माने जाते हैं, उनका लिखा हुआ उड़िया उपन्यास है रेवती। इसका भी जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हैजे के त्रासदी का बहुत जीवंत विवरण मिलता है। एक महामारी से कितनी समस्याएं पैदा होती है, ये इस दौरान लिखे गए साहित्य से स्पष्ट हो जाता है। और खासकर बच्चों की मौत, जो है बच्चों की मौत ने रविंद्रनाथ टैगोर को और फकीर मोहन सेनापति दोनों को जो है अंदर से हिला दिया था। देखा जाए तो पृथ्वी पर एक महादेश के एक अंश में महामारी का प्रकोप है, ऐसा हमने देखा है, पर पूरे विश्व में सभी देशों में एक एक करके एक साथ महामारी का ऐसा भयंकर प्रकोप संभवतः ये पहली बार ऐसा हुआ है। मानव जाति के इतिहास में ये अनुभव भी पहली बार है। इसलिए हर देश के अतीत में रचा गया साहित्य आज अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। बांग्ला भाषियों के लिए महामारी कोई नई बात नहीं थी। उनके साहित्य में कई बार इसका उल्लेख आया है, काव्य में, निबंधों में, संस्करणों में, उपन्यासों में। तो शरत चंद्र रविन्द्रनाथ के अतिरिक्त आधुनिक बांग्ला साहित्य के आदि पुरुष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ उपन्यास, जिसमें हमने वंदे मातरम गीत की जो है रचना की थी उन्होंने, और इसमें हमने पढ़ा है इस गीत को। तो उसमें 1876 के अकाल के समय हुए महामारी चेचक का प्रसंग हम पाते हैं। उपन्यास के एक अंश में वो लिखते हैं, रोगों को मौका मिल गया, रोगों को मौका मिल गया, बुखार, कॉलेरा, क्षय की बीमारी यानी टीबी और चेचक। विशेषकर चेचक का भयानक प्रकोप बढ़ा। हर घर में कोई ना कोई चेचक का शिकार था। कौन किसे पानी देता, कौन किसे स्पर्श करता, कौन किसकी सेवा करता, चिकित्सा कराता, कोई किसी की देखभाल करने वाला नहीं था। मृत्यु के बाद देह को स्पर्श कर उसका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था। क्या आपको नहीं लगता है कि बिल्कुल जैसे कि ये आज का वर्णन कोई कर रहा हो? ऐसा लगता है क्या कि ये लगभग 200 वर्ष पहले की कोई किसी जो है आख्यान से हम पढ़कर सुना रहे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तो कितना प्रासंगिक है। फिर एक जगह वो लिख रहे हैं, आई कोट, अति सुंदर रमणीय शरीर अपने आप में एक कोने में, अपने घर में एक कोने में सड़ने लगता है। जिस घर में चेचक का प्रवेश होता, उस घर के सदस्य उस आक्रांत रोगी को वहीं फेंक दूर चले जाते। आज भी कोरोना के समय ये सारी घटनाएं हमें देखने को या सुनने को मिल रही है। रविंद्र साहित्य में काव्य के साथ साथ उपन्यास, कहानी और निबंध में भी महामारी का वर्णन आया है, जो आज बहुत प्रासंगिक हो जाता है। 1914 में प्रकाशित उनका एक उपन्यास चतुरंग में मोहल्ले के सबसे उदार और परोपकार व्यक्ति जगमोहन सरकार की मृत्यु हो जाती है महामारी में। रविन्द्रनाथ के शब्द में मनुष्य की हृदयहीनता और क्रूरता का कैसा वर्णन वो करते हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इस मोहल्ले में भी प्लेग का प्रकोप बढ़ा, पर जानकारी मिलते ही
सरकार के लोग अस्पताल ले जाएंगे, इसलिए लोग डॉक्टर को भी नहीं बुला रहे थे। जगमोहन को बिना दवा दारू की मृत्यु हो गई। जिसे स्वयं इतने लोगों की सेवा की थी, उन्हें मौत के मुंह से बचाने वाला आज कोई ना था। वो कहते थे कि बीमार होने का अर्थ ये तो नहीं कि जैसे उसने कोई अपराध किया हो। नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन छूत की बीमारी एक ऐसी भयंकर बीमारी है, लोगों में इसका आतंक और भय इस तरह से फैलता है, और आज भी आप उसका उदाहरण जो है हर दिन आपके नजरों में आ रहा है। उनके रविंद्रनाथ के भतीजे अवनींद्रनाथ ठाकुर एक बहुत बड़े चित्रकार जो बाद में हुए, उन्होंने अपने एक जीवनी जोड़ा साको के पास साथ साथ, ये जोड़ा साको जो है यही रविंद्रनाथ का जन्म स्थान है कलकत्ते में। उन्होंने वहां पर इस चीज का जिक्र किया है कि उन दिनों, यानी कि ये 1900 और 1908 के बीच की बात हो रही है, कलकत्ते में प्लेग का भारी प्रकोप था। चारों ओर भयंकर महामारी के कारण घर घर में मृत्यु का जुलूस आरंभ हो गया था। रवि चाचा, वो उनके चाचा थे, तो रवि चाचा और हमारी पूरी टीम, वो बोलते हैं कि हमारी पूरी टीम ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और सिर्फ प्लेग के मरीजों के लिए एक अलग से अस्पताल खोला गया, एक पुरानी इमारत में। जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कि पुराने इमारतों में या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो है खाली इमारत को भी लिया जा रहा है। तो सिर्फ प्लेग के मरीजों के लिए इन लोगों ने हम लोगों ने एक अस्पताल खोला। मरीजों को भर्ती करवाने का जिम्मा भी हमने लिया। साथ ही मोहल्ले में चूना वितरण करें। चूना आप जानते हैं कि अब जिस तरह से जो है इंसेक्टिसाइड जो चारों ओर जो है जिसका छिड़काव किया जाता है, गैमेक्सिन वगैरह, उन दिनों वो सब नहीं था, तो चूना पाउडर के जो है छिड़काव वो लोग करते थे। सिस्टर निवेदिता के नाम से आप परिचित होंगे। स्वामी विवेकानंद के जो है बहुत करीबी शिष्या थी और अमेरिका से आई थी भारत के दरिद्र पीड़ितों की सेवा करने। तो सिस्टर निवेदिता और रविंद्रनाथ ठाकुर दोनों हर दिन मोहल्ले में इंस्पेक्शन के लिए निकल जाते, और उस समय कलकत्ता को परित्यक्तों की नगरी कहा जाने लगा था। तो पत्रों के जरिए यानी चिट्ठियों के जरिए आत्मीय बंधुओं को सचेतन करना, और ठाकुरबाड़ी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अपना जो घर था, अपना जो निवास स्थान था, उसको जीवाणु से मुक्त करने के लिए उस समय उन्होंने मजदूरों को लगाया था। यहाँ तक कि जिसको आज आप लोग देख रहे हैं कि सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो चल रही है, उन दिनों भी उसी तरह से उन्होंने कुछ किया था। साथ ही एक कैश बक्सा जो है जो मिला है रविंद्रनाथ ठाकुर के उस घर से, उसमें एक बही खाता मिली है जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर के खर्च के हिसाब भी लिखे हुए थे। शांतिनिकेतन के आश्रम वासियों के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वयं एक पाचन यानी कि एक काढ़ा जैसे उन्होंने जो है आविष्कार किया था। उन्होंने वो कहते थे कि वो वहां के आश्रम वासियों के लिए और उनके छात्र छात्राओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए वो नियमित रूप से उनको पिलाया जाए। और उनका नाम उन्होंने क्या दिया था? पंचतिक्त पाचन। पंचतिक्त माने तिक्त यानी कि कड़वे सब्जियां या पत्तियों का एक काढ़ा बनाकर, जिसमें करेला, नीम, परवल के पत्ता जो बहुत कड़वे होते हैं, इन चीजों से वो बनाया जाता था। तो उनके चले जाने, उनके देहांत के आज 160 वर्ष के बाद भी वही महामारी फिर से विभीषिका का रूप धारण करके हमें आतंक के जो है चपेट में ले लिया है। तो इसी तरह से समग्र भारतवासियों की प्रिय में, जिनके बारे में मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके जो है आपने देखा होगा पंडित मशाई, जो खुशबू नाम से जिसका फिल्म अंकन भी हुआ है, उसमें भी हम महामारी का वर्णन पाते हैं। श्रीकांत में भी बहुत मार्मिक वर्णन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वारंटाइन, उसमें पहले बार ये शब्द जो है हमको पता चलता है कि उपन्यास में पहली बार आया है। अब आते हैं हिंदी साहित्य के बारे में। तो हिंदी साहित्य में भी कविता, निबंध, संस्मरणों और उपन्यासों में इसका भारी वर्णन हमें मिलता है। हिंदी के अन्यतम फणेश्वरनाथ रेणु सुविख्यात साहित्यकार है। आंचलिक कथाकार के रूप में भी वो, बांग्ला में भी उनका बहुत समादर है। तो उन्होंने अपनी कहानी पहलवान का ढोलक और प्राणों में घुलते हुए रंग, इसमें हैजा और मलेरिया किस तरह से महामारी के समय बदलते सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में किस तरह से जो है पूरे परिवेश को बदल रही है, इसकी भी गहरी पड़ताल उन्होंने की है। रेणु की कई रिपोर्टाज में भी इसका जिक्र मिलता है। विख्यात कृति ऋण जल धन जल और हड्डियों का पुल, इसमें भी अकाल और उससे प्रभावित ग्रामांचल तथा मैलांचल में तो मलेरिया और कालाजर के बीच फंसे, बल्कि अज्ञानता और अंधविश्वास के भंवर में कैसे ग्रामीण जीवन
किस तरह से जो है उसके भंवर में फंस चुका था, उसका सजीव चित्रण इन्होंने किया है। और ये सब जो है हमारे लिए कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि हर साहित्यकार, खासकर जो हमारे बांग्ला, हिंदी या भारतवर्ष के जो बहुत महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं उस स्वर्ण काल के, तो उनके साहित्य में वो बिल्कुल जैसे भविष्य दृष्टा थे। उनके साहित्य में जो जो प्रसंग आया है, खासकर महामारी को लेकर और अकाल को लेकर, हालांकि अकाल जो है वो उस तरह से महामारी के प्रसंग में नहीं आता है, लेकिन अकाल से कई इस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी कि जब महामारियां फैली थी। इसका वर्णन हिंदी के कथा साहित्य में बहुत अधिक हुआ है। बंगाल में अकाल को लेकर कई लोगों ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद के कंकाल में भी अकाल का वर्णन हुआ है, लेकिन बांग्ला के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो अमृतलाल नागर के महाकाल, उसका जो उसमें एक शीर्षक है भूख, उसको अगर आप पढ़ेंगे, रांगे राघव का विषाद मठ, निराला के अलका कुल्ली भट्ट, केशव प्रसाद मिश्र का कोहबर की शर्त, इन सभी उपन्यासों में बंगाल के अकाल की जो भयावहता है वो उसका रूप हमें देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त हमारे भक्तिकालीन श्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी की कवितावली में भी हमने अकाल का बहुविध वर्णन हमने देखा है कि और केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता मुझे याद आ रही है, बाप बेटा बेचता है, अकाल से लड़ता कम सिंह, 1967 में ये प्रकाशित हुई थी। उसकी कविता बाप बेटा बेचता ही उनकी विख्यात पंक्ति बन गई, जिसका हम कई बार जो है उदाहरण देते हैं। नागार्जुन का प्रेत का बयान कि उसकी चंद पंक्तियां मुझे याद आ रही है कि ओरे प्रेत कड़क कर बोले, नरक के भांति यमराज सच सच, नरक के मालिक यमराज सच सच, बतला कैसे मरा तू भूख से, अकाल से, बुखार या कालाजार से। ये कालाजार का जो है वर्णन भी कई बार आया है। हैजा, प्लेग ये तो था ही, लेकिन कई बार हम देखते हैं उपन्यासों में, बांग्ला हो या अन्य भारतीय भाषा में या फिर हिंदी में, कालाजार का प्रसंग कई बार आ चुका है। उसके बाद केदारनाथ सिंह के अकाल का सारस, तो ये तो लैंडमार्क कविताएं हैं। और आगे फिर से हम हिंदी कहानियों में आते हैं। भगवान दास की कहानी प्लेग के चुड़ैल, मुझे लगता है कि ये शायद ही आप में से कोई होगा कि जिन्होंने इसे पढ़ा नहीं होगा। इसमें किस तरह के जो है प्लेग और हैजा का जो है मर्मस्पर्शी वर्णन मिलता है। इसमें प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग की विभीषिका के बारे में बताया गया है और उससे उत्पन्न चुनौतियां और उसके समाधान सूत्र भी जो है लेखक ने देने की कोशिश की है। किस तरह से प्लेग और हैजा के फैलने से नागरिकों में जो भय और आतंक का वातावरण पैदा होता है, उसका भी बहुत सजीव वर्णन हमें इसमें मिलता है। और कई बार हम जो है इसको पढ़ते हुए देखते हैं कि वो आज की परिस्थिति से या आज के परिवेश से बहुत अलग नहीं था। राजेंद्र सिंह बेदी की उर्दू कहानी क्वारंटाइन, इसमें ये क्वारंटाइन को अगर शब्द से अगर कोई परिचित नहीं है तो मुझे लगता है कि उनको जो है क्वारंटाइन ये कहानी अवश्य पढ़ना चाहिए। और इसमें क्वारंटाइन की स्थितियों का वर्णन किया गया है और साथ ही महामारी से भी और उससे बचने के उपायों का भी वर्णन किया है उन्होंने। पांडे वेचन शर्मा के विविध कहानी है, ये एक व्यंग धर्मा जो है रचना है, जिसमें व्यंग धर्मी रचना है, जिसमें महामारी से उपजे स्थितियों की विविधता का वर्णन किया गया है। हरिशंकर परसाई के व्यंग जो है गर्दिश के दिन, मुझे याद आ रही है, इसमें भी प्लेग की बीमारी किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित करती है उसका सजीव वर्णन मिलता है। इस तरह के जो है अजस्र इस तरह के मैं उदाहरण आपके सामने रख सकती हूँ कि जिसमें प्लेग, हैजा, कालाजार, इस तरह की महामारियों का वर्णन हुआ है। किस तरह से लोगों के जीवन को उसने तहस नहस कर दिया है, किस तरह से लोग फिर से उससे उभरे हैं और किस तरह का समाधान उस समय या उस समय की सरकार ने किया था। ये सारी चीजें जो है उसमें बिल्कुल होगा क्यों नहीं, क्योंकि साहित्य हमेशा जो है युगीन परिस्थितियों से प्रभावित होता रहा है। तो हाल ही में एक और रचना का उल्लेख करना बहुत जरूरी हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में कि अभिजीत घोष ने प्रगतिशील लेखक आंदोलन के संस्थापकों में से एक पाकिस्तानी लेखक कवि अहमद अली के उपन्यास ट्वाइलाइट इन दिल्ली का उल्लेख किया था। मैंने ये उपन्यास पढ़ा नहीं है, लेकिन इस उपन्यास में बताया गया है कि महामारी के मृतकों को दफनाने के लिए कैसे
कब्र खोदने वालों की किल्लत हो जाती है और दाम आसमान छूने लगते हैं। इतने बड़े पैमाने पर वो काम हो रहा था कि शहर जो है वो मुर्दों का शहर बन जाता है। प्रगतिशील लेखक संगठन के पुरोधाओं में एक राजेंद्र सिंह बेदी, इनकी क्वारंटाइन की जो कहानी के बारे में मैंने बताया, अगर आप इन दोनों को तुलनात्मक इनका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि काफी सादृश्य जो है इन दोनों उपन्यासों में है। तो उस समय और इस समय को अगर आप साथ साथ बिठाकर, मुझे लगता है कि एक बहुत, अगर कोई अध्ययन करना चाहिए, कोई गवेषणा करना चाहिए और इस पर होनी भी चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दलील या दस्तावेज आगे आने वाले भविष्य में साबित होगा। मुझे लगता है कि इस पर काम होना चाहिए। बीमारी और अंधविश्वास में इन महामारी की वजह से उत्पन्न जो अंधविश्वास होते हैं उससे किस तरह से समाज जो है जकड़ जाता है, समाज उसमें किस तरह से फंस जाता है, इसका भी जो है कई तरह के वर्णन हमें आज के और हमारे जो पहले के साहित्यकार रहे हैं उनके उपन्यासों में मिलता है। आप यदि अभी भी देखेंगे तो देखिए जो है हम दवाई या फिर अस्पताल या डॉक्टर पर विश्वास ना कर अपने अपने तरीके से कई बार पूजा पाठ भी करते हैं। पूजा पाठ बिल्कुल ठीक है, ईश्वर में विश्वास भी ठीक है, लेकिन जब महामारी का प्रकोप होता है तो उस समय अंधविश्वास से बचना ही मुझे लगता है कि एकमात्र उपाय, क्योंकि उससे और ज्यादा जाने जा सकती है। इसका भी जो है, इसका तो आपने देखा ही है कि किस तरह से मैला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने विस्तार में जो है प्रशांत के जरिए वर्णन किया था। तो हमारे देश में वैसे ही भूखमरी और गरीबी इतनी है कि वो किसी महामारी से कम नहीं है। हाल के वर्षों में इस विषय पर भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध लेखक पी साईनाथ ने अपनी किताब एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट में भारत के ग्रामीण इलाकों के जो सूखे की स्थिति और प्रभाव उसका हुआ है उसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यहाँ तक कि जो अभिजीत विनायक बंदोपाध्याय जी है, जो विदेश में रहते हैं लेकिन कलकत्ते के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, उनका जो है उनकी भी एक पुस्तक है इकोनॉमिक्स फॉर पुअर पीपल, वो भी काफी, उसमें भी जो है आप देखेंगे कि किस तरह से इस तैयार किया गया अकाल या महामारी जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो हर बार परिस्थितियों द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा कई बार निर्मित होता है, उसके बारे में, उससे कैसे जूझना होगा, उसके उपाय उसमें बताया गया है। तो मैं फिर से एक बार विश्व साहित्य की ओर लौटती हूँ कि हम अगर विश्व साहित्य पर नजर डालें तो कामों से भी पहले के लेखकों ने अपने अपने समय की बीमारी और संक्रामक रोगों का उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। ब्रिटेन के मशहूर अखबार द गार्जियन ने एक बार एक सूची निकाली थी जिसमें मैंने जिसके बारे में कुछ देर पहले ही बताया था, शुरू ही मैंने किया था डैनियल डिफो के इस उपन्यास से। उसी तरह मैरी शैली का लिखा हुआ द लास्ट मैन 1826 में, एडगर एलन पो उनके 1842 में लिखी हुई कहानी द मास्क ऑफ द रेड डेथ, 1947 में तामू का ही प्लेग, 1969 में माइकल क्रिप्टन का द एड्रोमेड स्ट्रेन, 1978 में स्टीफन किंग का द स्टैंड और 1994 में रिचर्ड प्रेस्टन का द हॉट जोन आया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध पुर्तगाली उपन्यासकार होसे सारामायो का ने 1995 में ब्लाइंडनेस नामक उपन्यास लिखा था जिसमें अंधेपन की महामारी टूट पड़ने का वर्णन है। 2007 में जिम क्रेस ने द पेस्ट हाउस लिखा जिसमें लेखक ने अमेरिका के प्लेग से संक्रमित अंधेरे भविष्य की कल्पना की है। 2013 में डैन ब्राउन का इन्फर्नो और मार्गरेट एटवुड का मैड एडम और 2014, 15 और 17 में लोकप्रिय ब्रिटिश लेखिका लुइस वेल्स के प्लेग टाइम्स टाइटल के तहत 3 उपन्यास प्रकाशित है। इनका अनुवाद उपलब्ध है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। यदि अनुवाद ना भी उपलब्ध हो तो यदि मूल अंग्रेजी भी पढ़ा जाए तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के जो है महामारियों ने एक एक समय में एक एक जनपद को अपने चपेट में ले लिया और उसका किस तरह का भयंकर प्रकोप जो है फैला। तो आज के कोरोना के समय में भी जब अधिकांश लेखक बिरादरी हमारे लिख रहे हैं और खासकर ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में, तो दुनिया ही नहीं बल्कि भारत में भी विभिन्न भाषाओं में कवि कथाकार बहुत एक्टिव है। वो सोशल मीडिया के जरिए खुद को अभिव्यक्त कर रहे हैं। डायरी, निबंध, नोट, लघु कथा, कविता, व्याख्यान लिख रहे हैं। मैंने खुद भी जो है कई कविताएं लिखी है। तो कहीं चुपचाप वो लिख रहे हैं और उसका एक संग्रह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई तो
सोशल नेटवर्किंग वाले मुखरता के साथ जो है उसको प्रेषित कर रहे हैं। भारत में खासकर हिंदी क्षेत्र में भी विभिन्न लेखक संगठन, व्यक्ति और प्रकाशन संस्थान फेसबुक लाइव जैसे उपायों के जरिए लेखकों से उनकी रचना और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। पिछले 1 साल से हम जो है इस तरह के मंच साझा करते आए हैं। हालांकि इस काम में प्रकाशित हो जाने की एक हड़बड़ी और होड़ भी रहती है, और साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं ये जो साहित्य है, ये स्वीकृति की समस्या से भी जूझ रही है, क्योंकि पाठकों में से एक अंश जो है वो सोचते हैं कि उनके हाथ जब तक की प्रकाशित कृति नहीं आती तब तक वो उसे साहित्य नहीं मानते। और फिर सोशल मीडिया पर लिखी गई रचना बहुत दिनों तक लोगों की स्मृति पटल पर भी कई बार नहीं रहती, इसलिए हाँ जरूरी है कि ये छपे। तो आगे जो है अब एक अनुरोध आया कि जिसमें लिखा है कि शायद किसी हमारे श्रोता ने बंधु ने जो है कहा है कि अगर मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करूं तो बिल्कुल मैं आपसे साझा करूंगी, और वो सरस्वती पत्रिका में जो है बहुत जल्द छपेगी भी। लेकिन पहले मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तो मैं वर्तमान महामारी से पैदा हुए उन सभी समस्याओं पर सभी भारतीय भाषाओं में विमर्श की आवश्यकता पर भी जोर देना चाहूंगी। विशेष रूप से वर्तमान जो बेरोजगारी और घरेलू हिंसा की त्रासदी पर, जो कि इस महामारी से उपजे 2 बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। हम जानते हैं कि नाश और निर्माण साथ साथ चलता है। अतः मेरा मानना है कि इन पर भी विमर्श सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। महामारी के कारण मशीनीकरण को अत्यधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से हम डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमने अपनाया है और इसकी आवश्यकता सचमुच बड़ी है। वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट भी चला है, परंतु इसके भी कुछ सीमाएं हैं। आज स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं, बाध्य हो रहे हैं, पर 35% बच्चे आज भी ऐसे हैं जिसके पास इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं है। मसलन डेस्कटॉप, लैपटॉप तो दूर की बात है, एक फोन भी उनके पास नहीं है। तो ये एक प्रकार से एक डिजिटल डिवाइड की स्थिति पैदा करती है। एक गरीबी और अमीरी के बीच की जो एक सीमा रेखा है उस खाई को और बढ़ा देती है। तो मैंने स्वयं इस पर एक बांग्ला कहानी भी लिखी है, दूब घास। इसमें इसी प्रकार के 2 बच्चों के बीच एक अनपैरेलल कंपटीशन की बात मैंने की है। अखबार में एक छोटी सी खबर पर केंद्रित मेरी एक कहानी विश्वासघात की भी चर्चा यहाँ मैं करना चाहूंगी, जहां कोरोना महामारी की वजह से आपसी रिश्तों में किस तरह से दरार पैदा हो रही है। 2 नवविवाहित पति पत्नी के बीच बिताए गए बिल्कुल व्यक्तिगत क्षणों का वीडियो वायरल हो जाता है और इससे जीवन में कैसा संकट उपस्थित होता है, उस पर यह कहानी है। तो महामारी के कारण साधारण जनता को जिन दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा, उनका प्रभाव कई तरह से पड़ रहा है हमारे हम पर यानी साहित्यकारों पर भी। लाखों की तादाद में मजदूरों का शहरों महानगरों से गांव की ओर लौटना, हजारों की संख्या में लोगों का नौकरी गंवाना, बीमारी के भय से, आतंक से, मृत्यु के भय से, रिश्तों में दरार आने के भय से, संदेह से, मानसिक स्वास्थ्य की हानि पहुंचना आदि आदि सब तो महामारी के कारण ही है। तो साहित्य का निस्संदेह इस पर निर्भर कर लिखेंगे और लिख रहे हैं कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास, जिसका आरंभ हो चुका है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि सोशल मीडिया पर आप रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परंतु प्रश्न ये भी उठता है कि क्या एक गोदान या फिर एक गार्सिया मार्केस का उपन्यास लव इन द टाइम ऑफ कॉलेरा या फिर प्लेग लिखा जा सकेगा? महामारी को हम अवश्य एक दिन पराजित करेंगे, जैसा कि पहले भी किया है, पर उसकी स्मृति को भुलाने से नहीं चलेगा। यह समय चला जाएगा और अच्छा समय निश्चित रूप से आएगा, पर एक श्रेष्ठ साहित्यकार अपने जीवन के कठिनतम समय में ही अपने सर्वश्रेष्ठ कृति को जन्म देता है। याद कीजिए, हिंदी के हमारे श्रेष्ठतम कवियों में से एक, छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सुमित्रानंद पंत की एक वो अमर पंक्तियां, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। या फिर पीबी शैली की वह मार्मिक पंक्ति, our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts। तो स्वध्वंस से ही पुनर्निर्माण होता है, प्रेम की पीड़ा से ही अपरूप सृष्टि जन्म लेती है।
अभी जो जिसका जिक्र मैं कर रही थी और हमारे एक श्रोता बंधु ने जो है इसके लिए जो है एक अनुरोध भी किया कि वो कविता असल में अपरिचित परिचित कई बंधुओं की जो है कि और से आने वाली मृत्यु की खबरें से अखबारों, फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों इस कदर मेरे मन मस्तिष्क को अपने गिरफ्त में ले रही थी कि उसी के परिणाम स्वरूप ये कविता जो बहुत जल्दी आपको छपे हुए अक्षरों में मिलेगी, मैं उस कविता का यहाँ पाठ कर रही हूँ। छोटी सी कविता है। एक मिनट समय आपका लूंगी। कविता ही शीर्षक है, कविता ही क्यों? कविता ही क्यों? सोचा कहानी या उपन्यास लिखूंगी भोर की बेला में, कल्पना उड़ान भरती है उस समय। सोचा कहानी या उपन्यास लिखूंगी भोर की बेला में, कल्पना उड़ान भरती है उस समय। दोपहर में निबंध या फिर संस्मरण, परंतु कविता वो तो आधी रात को खटखटाती है मेरे द्वार का साकल। निशा की पुकार की तरह नक्षत्र कलरव करते हैं हरियाली सुबह के इंतजार में। तब मेरे दोनों हाथ आकाश की ओर बढ़ाती हूं मैं, मेरे दोनों हाथ आकाश की ओर बढ़ाती हूं मैं, पर कविता कुछ नहीं देती, पर कविता कुछ नहीं देती। लेती है बहुत कुछ, लेती है बहुत कुछ मेरा शून्य करतल रक्ताक्त हृदय। कविता खून से सने पन्नों पर बिछ जाती है, कविता खून से सने पन्नों पर बिछ जाती है। विश्व भर के बीमार मनुष्य की पीड़ा आंसू और हृदय से निकली आह से उपजकर, आंसू और हृदय से निकली आह से उपजकर। क्या इसका कोई नहीं उपचार? चारों ओर फैली ये अमानिशा, मृत्यु की कुटिल मुस्कान, शून्य के काल चक्र में आसन्न ध्वंस का ये संकेत है किसका? कौन मृत, कौन शमशान यात्री, कौन किसको देगा पानी? मृत्यु का अनजाना ये चेहरा देख पृथ्वी का मुख है मलिन, मृत्यु का अनजाना ये चेहरा देख पृथ्वी का मुख है मलिन। दिन प्रतिदिन अज्ञात सूर्योदय ने मुझे बाध्य किया था लिखने को गद्य। दिन प्रतिदिन अज्ञात सूर्योदय ने मुझे बाध्य किया था लिखने को गद्य। बढ़ाया मेरे रक्तचाप को चिंता और भय से, तड़पता हर दिन मेरा अंतर मन। फिर रात के दूसरे पहर, फिर रात के दूसरे पहर किसी अभिशप्त ड्रैकुला की तरह पाशविधा लिए अद्भुत कोमलता और क्षोभ की भावना के आलोक में बूंद बूंद लाल खून से टपकती है मेरी कविताएं। अद्भुत कोमलता और क्षोभ की भावना के आलोक में बूंद बूंद लाल खून से टपकती है मेरी कविताएं। ये थी बिल्कुल जो है महामारी की जो भयावहता है उसने किस तरह से जो है व्यक्ति को अपने चपेट में ले लिया, किस तरह से हमारे मन मस्तिष्क में एक अंधेरा जो है अंधकारमय जगत की सृष्टि करनी चाहिए। उससे हमें उबरना होगा और उससे हमें बचना होगा। तो ये उसी का एक उदाहरण था। अब एक और कविता का जिक्र करना चाहूंगी जो आज से 108 वर्ष पहले लिखी गई थी और संभवतः क्वारंटाइन या महामारी पर को लेकर एक
दाम्पत्य प्रेम के अत्यंत सुंदर उदाहरण है ये। एक दंपति जो महामारी के आतंक में आ जाता है और एक स्थान को छोड़कर वो दोनों किसी और ऐसे मंजिल की ओर चल पड़ते हैं कि जहां शायद पृथ्वी भय से मुक्त हो, रोग से मुक्त हो, लेकिन वहां पहुंचकर भी क्या पाते हैं वो? क्या वो जी पाते हैं? मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। ये कविता इवान बोलांड की है, 1913 में लिखी गई थी और प्लेग पर है ये कविता। शीर्षक है क्वारंटाइन। मैं मूल कविताएं सुना रही हूं, इसका अनुवाद मैंने नहीं किया। क्वारंटाइन। In the worst hour of the worst season, in the worst hour of the worst season of the worst year of a whole people, a man set out from the workhouse with his wife. He was walking, they were both walking towards north. She was sick with famine, fever, and could not keep up. He lifted her and put her on his back. He lifted her and put her on his back. He walked like that west and north, until at nightfall, under freezing stars, they arrived. In the morning, they were both found dead. In the morning, they were both found dead of cold, of hunger, of the toxins of a whole history. But her feet were held against his breastbone. But her feet were held against his breastbone. The last heat of his flesh was his last gift to her. Let no love poem ever come to this threshold. There is no place here for the inexact praise of the easy graces and sensuality of the body. There is only time for this merciless inventory. Their death together in the winter of 1847. Also what they suffered, how they lived, and what there is between a man and a, and in which darkness it can be best proved. आपने देखा कि किस तरह एक दंपति इतने दूर तक चलकर भी वो बच नहीं पाए, लेकिन अंततः अपने प्रेम का प्रमाण उन्होंने दे दिया। तो स्त्री के, उसकी पत्नी के जो दोनों पांव थे, उसको जब सवेरे देखा गया कि दोनों मृत पड़े हुए थे, तब भी मृतक की पत्नी के पांव उसके हृदय के बिल्कुल पास था, ताकि वो उसको गर्मी दे सके, उसको बचा सके। मुझे लगता है कि ये अत्यंत खूबसूरत एक कविता है और वो इस महामारी की भयावहता को भी जो है बहुत सही शब्दों में इसका वर्णन करती है। तो कोरोना ने हमें कई सीख दी है। ये जो महामारी, अधिकतर समय हम देखते हैं जो महामारी जब फैलती है तो उसके पीछे एक कारण ये होता है कि हम प्रकृति को बहुत अनदेखा कर देते हैं। प्रकृति की अवहेलना कई तरह से करते हैं। बात ये थी कि प्रकृति ने हमें जो दिया है उसे हम समस्त प्राणी जगत के साथ मिलकर बांटेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है। हम अपने स्वार्थपरता के कारण, स्वार्थ अंधता के कारण हम अकेले ही उसे भोगना चाहते हैं। प्रकृति के हर रूप रस, उसके सारे रिसोर्सेज जो है हम अकेले भोगना चाहते हैं। इसी के मुझे लगता है यही एक कारण है कि महामारी फैलती है। तो इससे हमें कई सीख भी मिले हैं, क्योंकि जब भी कोई महामारी, कोई विपदा आती है तो उसका सब कुछ जो है वो बहुत नकारात्मक नहीं होता है, बल्कि उसके कई सकारात्मक पहलू भी होते हैं। वो हमें कई सीख देकर जाती है। जैसे इस बार के इस महामारी से हमने क्या सीखा कि प्रकृति के प्रति प्रेम का लौटना। जब लॉकडाउन हुआ था, आपने देखा था ना कि किस तरह से प्रकृति जो है वो अपने मूल रूप में वापस आई थी। एक जमाना था, एक समय था जब अभी मुझे तुरंत जो है उस उपन्यास का नाम भी आ गया, बटेश्वर नाथ या नागार्जुन के जो बाबा बटेश्वर नाथ, नहीं कौन सा उपन्यास है, अगर आप में से कोई एक जन बताए मुझे। कहानी है ना,
याद आ रही कि नहीं आप लोगों को? कल्चनंदा तो है ही है, लेकिन एक, हाँ, रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची भी है नहीं, एक कहानी है जिसमें उन्होंने एक बरगद के पेड़ का वर्णन किया था कि किस तरह से वो छाया देती है, किस तरह से आश्रय देती है इतने सारे जो है पूरे पक्षी कुल को, सबको, मनुष्य की केवल नहीं। लेकिन मनुष्य किस लिए उसे काटता है? और वो अपने अपने सुख की खातिर, अपने अपने स्वार्थ की खातिर पेड़ों को काटता है, लेकिन एक बार भी नहीं सोचता कि उस पर बसेरे करने वाले इतने सारे पक्षी कुल का क्या होगा, इतने सारे कीड़े मकोड़ों का क्या होगा, ये हम कभी सोचते नहीं है। एक समय था जब हम प्रकृति को पूजते थे, पत्थर से लेकर पेड़ों को भी पूजते थे, वो लेकिन अंधविश्वास नहीं था, वो प्रकृति से एकात्मक, जो हम एकात्म हो जाते थे, ये उसका एक उदाहरण था। लेकिन आज हम अंधाधुंध जो है प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण बाढ़, अकाल, महामारी, सारी चीजें इसी की उपज है। तो इस बार के कोरोना ने हमें क्या सीख दिया है? प्रकृति के प्रति मनुष्य को प्रेम को लौटना, प्रकृति के प्रति मनुष्य को फिर से लौटना होगा। जब ये लॉकडाउन के दौरान आपने देखा कि सारी नदियां जो है वो स्वच्छ बन गई थी, अब तो लाशें बह रही है, खैर वो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा वातावरण स्वच्छ हो गया था, चारों ओर चिड़िया बोल रही थी, रास्ते पर आपको जानवर जो कई दिनों से जो है छोटे छोटे हमारे जानवर जो बिल्कुल लुप्त हो गए थे, विलुप्त हो गए थे, वो भी अब जंगल से बाहर निकलकर रास्ते पर टहल रहे थे। तो ये प्रकृति की ओर हमें लौटना होगा। कोरोना ने हमें ये सिखाया है, आत्मनिर्भर होना, स्वच्छता का निर्वाह करना, अपने दायित्व से मुंह न मोड़ना, दुर्दिन में बचत करना, सर्वोपरि मूल्य बोध की पुनः प्रतिष्ठा, वे गुण जो एक आदमी को सही अर्थों में एक मनुष्य बनाता है, यानी कि क्षमा, दया, परोपकारिता, प्रेम, सेवा भाव, सत्य, अहिंसा आदि की महत्ता को समाज में पुनः प्रतिष्ठा मिली है। इस कोरोना काल में समाचार पत्रों में या फिर सांप्रतिक साहित्य लेखन में कई ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिसमें ज्ञात होता है कि समाज इन मूल्यों को पुनः पहचान रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, बाबा बटेश्वरनाथ और नागार्जुन के बाबा बटेश्वरनाथ, धन्यवाद। तो मैं वही बोल रही थी कि समाचार पत्रों में भी हमें कई ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं कि देखने को मिल रहे हैं कि जहां हमें दिख रहा है कि नहीं, मनुष्य फिर से जो है अपने मूल्य को जो है उससे जिसे उसने खो दिया था उसकी पुनः प्रतिष्ठा हो रही है, उन जीवन मूल्य को वो महत्व दे रहा है। तो कोरोना काल में जीवन में कई परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं, और इस न्यू नॉर्मल समय में ये परिवर्तित परिस्थितियां वर्तमान एवं भविष्य में भी समाज, संस्कृति और साहित्य को प्रभावित कर रही है और करेगी। और मैं आशा करती हूं कि वो परिवर्तन सकारात्मक होगा। इस महामारी के उपरांत हमारे बीच सौहार्द और सद्भावना का जो वातावरण बन गया है इस समय, वही एक सुंदर सृष्टिशील नए भारत को जन्म देगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आप सब भी इस सृजन कार्य में, नवनिर्माण में सहभागिता करेंगे, इसकी भी मुझे जो है पूरा विश्वास है। और अंततः एक कवि की बात फिर से अगर मैं ना कहूं तो मुझे लगता है कि ये मेरा पूरा जो वक्तव्य है वो असमाप्त रह जाएगा, और वो कवि है जीवनानंद। कवि जीवनानंद बंगाल के रविंद्र परवर्ती काल के आधुनिक जो काव्य है, बांग्ला काव्य, उसके सबसे अन्यतम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और उनके 100 साल पूरे हो रहे, जिस तरह से रेणु के और भी कई साहित्यकारों के पूरे हो रहे हैं, तो उनका भी जो है 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और उन्होंने महामारी पर कई कविताएं लिखी, एक पूरा का पूरा उन्होंने एक विशेषांक जो है, कविता विशेषांक का भी उन्होंने संपादन उस समय किया था 100 वर्ष पहले। तो उनकी कविता जो एक बहुत प्रासंगिक है इस समय, वो है शंखचील कविता। और जीवनानंद दास के बारे में एक बात मैं कह दूं, वो सबसे ज्यादा चर्चित कवि भी थे और सबसे ज्यादा निंदित कवि थे। अपने जीवन काल में कभी उन्हें प्रशंसा नहीं मिली। वो अपने समय से बिल्कुल कुछ हमारे हिंदी के महान कवि मुक्ति बोध की तरह थे, बड़े निस्संग थे। और उनकी कविताओं को उस समय जो है वो समझने की जो दृष्टिकोण चाहिए थी, शायद वो लोगों के पास नहीं थी। इसलिए उस समय उनकी कविता की इतनी चर्चा और इतनी लोकप्रियता उन्हें नहीं मिली, जो कि उनके मृत्यु के उपरांत मिली। और उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, जैसा कि आप जानते हैं, मृत्यु उपरांत ही उनको मिला था। और उनकी मृत्यु जो है बहुत असमय एक दुर्घटना से हुई थी, ट्रम दुर्घटना से, बहुत कम उम्र में। तो उस कवि की एक कविता आप देखेंगे, मैं जो कह रही थी ना कि कवि भविष्य दृष्टा होता है, युग दृष्टा होता है, और उसकी नजरों में युग की सारी अच्छाइयां बुराइयां जो है वो उन्हें अपने कविता में शब्दों के माध्यम से रूपांतरित कर देता है। तो एक ऐसी ही कविता है शंखचील, जिसमें
सबसे जो पहली पंक्ति है वो है, हम मिलेंगे महामारी के अंत में। तो मैं वो जो है कविता आपको सुनाती हूँ। शंखचील, ये कविता भी शायद सदानंद शाही जी ने, ये मेरा ये अनुवाद जो है किसी पत्रिका में उन्होंने छापा है, साकी के किसी पत्रिका में, शायद अगले अंक में आप देखेंगे। तो उसमें वो कहते हैं, हम मिलेंगे महामारी के अंत में, हम मिलेंगे महामारी के अंत में, हम मिलेंगे फिर जीत के बाद, हम मिलेंगे जीवाणु के नींद आने पर, हम मिलेंगे जीवाणु के नींद आने पर, हम मिलेंगे गहरे हरे भरे प्रभात में, हम मिलेंगे रुदन के उस पार, हम मिलेंगे गहरे हरे भरे, नहीं सॉरी, हम मिलेंगे सुख और शांति की नगरी में, हम मिलेंगे रुदन के उस पार, हम मिलेंगे सुख और शांति की नगरी में, हम मिलेंगे हाथ मिलाते हुए, हम मिलेंगे भोर की किरणों की बारिश में, हम मिलेंगे भोर की किरणों की बारिश में, हम मिलेंगे विज्ञान के जीतने पर, हम मिलेंगे विज्ञान के जीतने पर, हम मिलेंगे मृत्यु के हारने पर, हम मिलेंगे मृत्यु के हारने पर, हम मिलेंगे बिल्कुल पहले की ही तरह स्वस्थ सुखी उस परिचित माहौल में, हम मिलेंगे जरूर। तो कवि, जैसा कि मैंने कहा, भविष्य दृष्टा होता है। क्या वो जानते थे कि आज से फिर 100 वर्ष बाद फिर से महामारी का आगमन होगा, और इस तरह से भयंकर रूप में? और शायद उस समय मेरी ये कविता जो आज किसी के समझ में ना आए, उस समय शायद इसका सही मूल्यांकन हो। तो मैं हर बार जब भी इस कविता को पढ़ती हूँ तो मैं बहुत एक तरह से उदास भी हो जाती हूँ, और एक तरह से जो है एक आश्वासन भी मुझे मिलता है कि नहीं, ये मृत्यु का जुलूस बहुत जल्द रुक जाएगी और पृथ्वी पूर्णतः स्वस्थ होगी, अपने सारे जीवन मूल्यों के साथ मनुष्य एक बार फिर जी उठेगा, और ये धरित्री जो है तब शांत होगी शायद। आप सबको मेरा हृदय तल से आभार, आपने मुझे इतनी देर तक सहा सुना, और आप सब जो है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सावधानी बरतिएगा, और बहुत जल्द ये समय भी बीत जाएगा और अच्छा समय आएगा। शुभम। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इतने अद्भुत व्याख्यान के लिए। महामारी और साहित्य इस विषय पर इतने बृहद स्तर पर जितने संदर्भों को आपने समाहित किया है, न केवल भारतीय साहित्य बल्कि विश्व साहित्य के विभिन्न साहित्यकारों और साहित्यिक कृतियों के हवाले से महामारी का जो और साहित्य की जो आवाजाही पारस्परिकता है और मनुष्यता का उससे जो संबंध है, इतने मतलब अभिराम ढंग से, इतने सुंदर ढंग से आपने प्रस्तुत किया है। इस हेतु हम आयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और हमारे जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, संपूर्ण भारत जुड़ा हुआ है और जुड़ता है गंगा कावेरी व्याख्यान माला से। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि पंजाब से लेकर के और इधर जो है जम्मू कश्मीर से लेकर और तमिलनाडु और उधर पश्चिम बंगाल। जी 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 बोलिए। मुझे एक मैं जो है सबसे पहले तो आपको जो है फिर से सादर प्रणाम और धन्यवाद कहना चाहूंगी। एक प्रश्न मैं देख रही हूँ, मेरी नजर में आ रहा है कि सकारात्मक बनने का आह्वान तो किया जाता है, लेकिन सकारात्मकता आखिर क्या है, क्या और कैसे है? तो असल में मैं एक बात बता दूं, राकेश नारायण द्विवेदी जी, आपने ये प्रश्न रखा है। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर एक आध बातें जो है हम लोगों में आपस में हम कर सके, अगर समय जो है वो हमें वो अनुमति दे और आप हमारे आयोजक जो है वो निश्चित मैं इसका उत्तर दे दूं? प्रश्न सत्र पर ही आ रहा था, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। तो ये प्रश्न चैट बॉक्स में आया है द्विवेदी जी का, तो ठीक है, आप अपना वक्तव्य पूरा कर लीजिए। जी जी। तो मैं कह रहा था कि संपूर्ण भारत के अलग अलग हिस्से से लोग जुड़े हुए हैं। और हाँ जी जी बोलिए बोलिए।
ये हमारे संपूर्ण भारत ही नहीं है, लंदन से हमारे जो अगले जो सप्ताह के वक्ता तेजेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र शर्मा जी को नमस्कार, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको। नमस्कार सर। मैडम को चलिए संशोधन के लिए धन्यवाद। जो है मतलब लंदन से जो अगले शनिवार के हमारे वक्ता हैं प्रसिद्ध साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी, उनका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो सभी लोग सुन रहे थे और ये अल्बेयर कामू से लेकर के गार्सिया मार्केज, रविन्द्रनाथ टैगोर, फकीर मोहन सेनापति, उग्र, रेणु, अमृतलाल नागर, अहमद अली, राजेंद्र सिंह बेदी, पी साईनाथ, एडगर एलन पो और एक लंबी जो है सूची, एक लंबा संदर्भ आपने जो दिया है, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं इस हेतु। जो सवाल आए हैं मैं वहीं पर चल रहा हूं। डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, उरई में आप गांधी कॉलेज में हिंदी में प्रोफेसर हैं। आपका सवाल है कि सकारात्मक बनने का आह्वान किया जाता है, ये सकारात्मकता आखिर क्या है और इसे कैसे समझा जाए? तो जी, असल में ये प्रश्न कैसे आया ये भी यहाँ चर्चा कर लेना अच्छा होगा। ये आता है इधर सोशल मीडिया में बहुत बार कि हम लोग इन घटनाओं को जो है यथातथ्य भी प्रस्तुत न करें, उससे जो दूसरे लोग हैं वो विचलित हो सकते हैं, और उसमें उनकी मंशा कई बार ऐसे लगती है जैसे चीजों को छुपाने पर ज्यादा है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा है। तो चीजों को छुपाने से क्या क्या जो है महामारियों से जो है बाहर निकलने में सहायता मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे एकदम जो है पूर्णतः सहमत हूँ राकेश नारायण द्विवेदी जी। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि सिर्फ क्या कह देने से जो है सकारात्मकता भर के आप सकारात्मक बने रहिए, इससे ही क्या हम सकारात्मक बन जाएंगे? चारों ओर की जो स्थितियां हैं वो इतने जो है भयंकर है, इस तरह से हमारे आंखों में उंगली डालकर बिल्कुल दिखा दे रही है कि वास्तव में हो क्या रहा है। लेकिन इससे मैं कहूंगी कि आपने जो कहा है ना कि ऐसे तथ्यों को, ऐसे चीजें जो मृत्यु से जुड़ी हुई है, जो इस बीमारी से जुड़ी हुई है, मसलन अस्पताल के में जो घटनाएं घट रही है, बाहर जो है चीजें हो रही है, खुले सड़क पर नदियों में जो लाशों का जो अंबार दिखाया जा रहा है, तो क्या ये सारी चीजें सकारात्मक, ये सब छुपाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं उस सकारात्मकता की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जब आप एक बहुत भयंकर, एक बहुत आपदा से भरे हुए, आप सोचिए कि एक समय से, एक परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आप यदि ये सोचते रहे, मैं आपको बताती हूँ कि ये विज्ञान से मैं जुड़ी हुई बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ये सिर्फ जो है साहित्य निर्भर बात नहीं कर रही हूँ। मैं साहित्य इसका समर्थन करती है, और वो ये चीज है, जैसे मैंने कहा ना कि अंधविश्वास से अगर हम अपने आप को सोचे कि हमने ये कर लिया है कि हमने कुछ पूजा कर लिया और इससे ये ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम खुले में जो है मिले, हम सबसे मिले, हम सबसे बात करें, हम जो चीजें हमें कही गई हैं जैसे कि मास्क पहनना या ये सारी चीजें हम ना करें, तो भी हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं जिस सकारात्मकता की बात कर रही हूँ वो ये है कि आप जिस समय एक भयंकर परिस्थिति चारों ओर से आपको घेर रही है, उस समय ये आप ऐसा ना सोचे कि यही अंत है हमारा, ये जो है हम इससे आगे कभी जा नहीं सकते, जी नहीं सकते। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आगे ये दिन बदलेगा, ये परिस्थिति बदल जाएगी, ये समय भी चला जाएगा। ऐसे में जो मैं उनको भी कहूंगी, क्योंकि मैं खुद जो है कुछ ही दिन पहले तक जो है कोरोना की मरीज थी, और मैं अभी भी मैं आपको बताऊं कि आज दोपहर को भी जो है मुझे सच कहूं तो मुझे बहुत सांस की अचानक से तकलीफ होने लगी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी, और अभी भी मैं बिल्कुल बहुत स्वस्थ नहीं हूं आपके सामने जो बैठी हूं। लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा हथियार ये रहा है उस दौरान भी और अब भी कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक होंगी, मैं ठीक रहूंगी। मैं इस आतंक को, इस भय को, इस अवसाद को क्यों अपने ऊपर हावी होने दूं? ये तो हमारे हाथ में है। हाँ, हमारे हाथ में जो है अस्पताल में मुझे बेड मिलेगा कि नहीं, मुझे ऑक्सीजन मिलेगी कि नहीं, मुझे वैक्सीन मिलेगा कि नहीं, ये सारी चीजें जैसे, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है। अभी आज से बंगाल में लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। मैं खुद भी मन से चाह रही थी कि लॉकडाउन हो, हालांकि मैं जानती हूँ कि इस परिस्थिति में जो बहुत गरीब रहे, जो बिल्कुल सीमा रेखा, गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जो है, उनको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन हाँ, ये भी है कि बिल्कुल सरकार जो है जरूर उनका ख्याल रखेगी, उन तक पहुंचाएगी वो सारी सामग्री, वो पैसे, सब कुछ। लेकिन ऐसे में इस समय आप क्या करेंगे?
अगर 15 दिन का लॉकडाउन आपको मिलता है, उस समय आप क्या करेंगे, उसमें आपकी सकारात्मकता की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मसलन कुछ लोग होते हैं, मैंने इसी विषय पर, केवल इस विषय पर मध्य प्रदेश से शुरू करके दिल्ली, राजस्थान, कई जगह से जो है मुझे जोड़ा गया था स्कूल। और क्योंकि मेरा जो आपने देखा होगा कि मैं जिस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ वहाँ वो शिक्षण प्रशिक्षण पर है, तो वहां पर जो है स्कूली जो है टीचर से लेकर, कॉलेज के टीचर से लेकर, यूनिवर्सिटी के टीचर से लेकर स्कूलों के टीचर्स तक हम जो है प्रशिक्षण देते हैं। तो बार बार जो है स्कूली बच्चों को जो है मुझे बुलाया गया था मेंटल हेल्थ पर बोलने के लिए। तो ये चीजें जो है ये इसी सकारात्मकता का एक पहलू है। यानी कि जैसे बच्चे हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, उनको तो आप संभाल सकते हैं, आपके पास भी जो लोग रहते हैं उनको आप संभाल सकते हैं। कैसे? हमेशा हमारे पास ऐसा नहीं जरूरी है कि हम पैसों से संभालेंगे, लेकिन आपका साथ, आपका ये कहना कि नहीं आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप अकेला नहीं हो, इन शब्दों में कितना दम है आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको अपने ही परिवार में बुजुर्ग लोगों को बोलना है। अपने समय को आप कैसे बिताएंगे, किस तरह से बिताएंगे? उस समय को क्या आप ये सोचकर बिताएंगे कि ये पूरा समय जो है ये मेरी सारी को सब कुछ इसने मेरा बर्बाद कर दिया, मैं अब जो है आगे चलकर शायद मैं बचूंगा नहीं, ये सोचेंगे? या कि ये सोचेंगे कि इस समय कुछ ऐसा काम क्यों ना करूं कि जो मुझे करने का अवसर नहीं मिला था, मुझे सहयोग नहीं मिला था, क्यों ना उस समय में उस चीज के लिए मैं इस समय को व्यय करूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको अगर मैं बोलने लगूं तो एक पूरा का पूरा सत्र जो है मुझे लगता है हो जाएगा। तो इस मेंटल हेल्थ पर जो है ये बहुत जरूरी है। तो ये सकारात्मकता की बात जो मैं कर रही थी, ये इस हमारी मानसिकता को जो है वो उसको बहुत तंदुरुस्त रखना, उसको स्वस्थ रखना होगा शरीर के साथ साथ। और कैसे, इसके बहुत सारे उपाय हैं। कभी और मिलेंगे तो मैं उस पर बातचीत करूंगी, क्योंकि निश्चित रूप से जब एक वर्चुअल मीट में हम एक आभासीय मंच पर मिलते हैं तो सभी बात करना चाहते हैं, सभी सुनना चाहते हैं। तो शायद कभी और अगर मौका मिले तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये सकारात्मकता असल में है क्या और कैसे रहा जाए। आप कल्पना करेंगे, मेरे विश्वविद्यालय में छोटी सी घटना मैं बोल रही हूँ, ट्रेन जो है, लोकल ट्रेन सब बंद कर दिया गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि और मेरे जो है अंडर में, हमारे विश्वविद्यालय के अंडर में 478 कॉलेज है, सरकारी, गैर सरकारी और जो है सरकारी एडेड। और इन सारे कॉलेजों में जो एडमिशन होता है वो सेंट्रली हमारे विश्वविद्यालय से होता है। सारे छात्र विद्यार्थी परेशान कि अब क्या होगा, कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे हम आएंगे, हम इतने दूर पूरे बंगाल में फैले हुए हैं कॉलेज, कैसे आएंगे? तो हमने क्या किया, हमने अपने कर्मचारियों को हमारे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में उनको रखवाया, उनके खाने रहने का प्रबंध करवाया और उनसे ये सेवा ली। उन्होंने रहकर काम किया क्योंकि वो दूर से आ नहीं रहे थे। इस तरह से क्या हुआ, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहा, वो इन्फेक्टेड होने से बचे, और साथ ही वो विश्वविद्यालय के लिए जो सेवा, जो काम उन्हें करना था वो भी वो कर रहे। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स, हमें हमेशा सोचना होगा कि इसका विकल्प क्या है। हर अंधेरा जो है, हर मतलब अंधकार परिस्थिति में भी आपको कुछ ना कुछ जो है उजाले का संधान जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें बातचीत करने की जरूरत है। और एक बात बहुत जरूरी है, आप ऐसे लोगों से मिले, ऐसे मंच से जुड़े, जैसे कि गंगा कावेरी, बिल्कुल नदियों की तरह एक दूसरे को जोड़े। नदी जैसे हमारे भारतवर्ष तो जो नदी मातृक देश है, सारी नदियां इन पूरे प्रदेशों को एक साथ करके रखती है ना। तो इन नदियों की तरह गंगा कावेरी व्याख्यान माला जो काम कर रही है, इनके आयोजकों को मैं फिर से पुनः साधुवाद देना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने जोड़ा है, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये क्योंकि साहित्य ही वो मुझे लगता है कि वो समाधान है जिसके जरिए हम कई समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक अच्छी किताब मतलब एक बहुत बहुत अच्छा मित्र है ना। तो अगर आप देखेंगे तो हम उसी में, जैसे मैंने ये कहा कि आप अगर सोचेंगे तो आपको, अगर समस्या है तो समाधान भी है, और आपको उस समय तक, जब तक कि ये परिस्थिति बदल नहीं जाती, इसमें सुधार नहीं आ जाता है, आपको जूझना होगा, आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको हार नहीं मानना होगा, है ना। बस इतना ही कहना चाहूंगी, वरना इस पर फिर एक लंबी व्याख्यान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। कोई प्रतिभागी साथी, कोई प्रश्न अगर आपका है आप। और मैं और एक चीज भूल गई, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम, इन तीनों भाषाओं में भी जो है कई उदाहरण है, कई उपन्यास है, लेकिन ये इतना लंबा हो जा रहा था इसलिए मैंने उसको छोटा किया। कभी मैंने इस पर जो है, ये मैंने एक जगह दिया, अच्छा उसमें आपको पूरा मिल जाएगा। तो मैडम जी, केरल से हमारे मित्र प्रमोद जी
कैलकट विश्वविद्यालय के जो हिंदी प्रोफेसर है अभी जो मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मत पूछिएगा। मैडम नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार सर, जुड़ने के लिए बहुत आभार जी। शर्मा जी नमस्कार। वैसे मेरा कोई प्रश्न नहीं है, जैसे आप खुद पॉजिटिविटी का उदाहरण है, आप इतने सुंदर व्याख्यान दे रही थी इतने समय से और हम सुन रहे थे, और इतने सारे जैसे आपने अपना अनुभव और कार्य क्षेत्र बताया है, उसी से हमें पता चलता है इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी आप इतने क्या है सुंदर फूल की तरह मुस्कुराहट के साथ हमारे सामने इतने सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत कर रही है। इसी से बढ़कर और क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, ये मुझे लग रहा है। बहुत आभार आपका। ये अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है, ये हमारी परंपरा है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई है और अंत में आपने जो कविता सुनाई है, हम मिलेंगे जरूर, आप सभी से ही कहना है कि हम मिलेंगे जरूर। आपको आपके व्याख्यान के लिए, सुंदर व्याख्यान के लिए बहुत बहुत बधाई मैडम, हम मिलेंगे जरूर। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं जो कह रही थी कि मैं देख रही थी कि फिर से एक प्रश्न आ गया है कि आज के संदर्भ में, ये डॉक्टर परशुराम मलगे जी ने किया कि आज के संदर्भ में शैक्षणिक क्षेत्र में जो एक अनिश्चित और निराशा भाव छाया हुआ है और विद्यार्थी नहीं, इस क्षेत्र से जुड़े हर कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, इसके बारे में आप एक शिक्षाविद होने के नाते क्या सलाह देंगे और मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बेसेंट महिला कॉलेज मैंगलोर से ही है, आपके उधर से। मैंने जो कहा कि अगर कभी आप मौका देंगे तो बिल्कुल इस पर, क्योंकि इस पर मैं 2 जगह मैंने बताया है और मैं बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि काउंसलर की जो हैसियत से मैंने ये बताया है कि इस समय की जो खासकर विद्यार्थी जो जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, जिस परिवेश का, जिस माहौल का वो सामना करना पड़ रहे हैं और लगभग वो बहुत कुछ अनिश्चित सा है, समझ नहीं पा रहे कि आगे की दिशा क्या होगी। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इस वक्त अगर मैं बोलूं तो थोड़ा समय लेंगे, मतलब समय लग जाएगा, क्योंकि इससे कई बातें हैं जुड़ी हुई जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और मुझे लगता है कि जिन पर चलने से विद्यार्थियों को लाभ ही होगा, शिक्षकों को भी लाभ होगा। मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों से, बल्कि मैं क्या, आप लोग जो है अनुरोध करिए कि कभी इस पर अगर हम बातचीत करें तो निश्चित रूप से आदान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी, जो कि मैं अपने यहाँ अपने विद्यार्थियों के लिए और अपने शिक्षकों के लिए कर रही हूँ। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। ये निश्चित रूप से एक स्वतंत्र विषय है जिस पर परशुराम मालवीय जी ने प्रश्न पूछा है। तो और हमारे प्रतिभागी साथियों में से कोई अगर जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। वक्तव्य विषय से संबंधित अगर कोई सवाल आपके हैं, वैसे इतने समेकित व्याख्यान के बाद सवाल जैसी स्थिति या तो बहुत ज्यादा बनती है या तो बिल्कुल नहीं बनती। तो अगर कोई जिज्ञासा आपका है, आपकी जिज्ञासा है तो स्वागत है। तो मुझे लगता है कि 1.5 घंटा जो है हम लोगों ने इस आवासीय मंच पर बिताया है। बिल्कुल। और इसीलिए मैंने कहा कि आपने काफी मुझे सुना और सहा है। अरे नहीं, ये तो हम सभी सुनने वाले लोग मतलब स्वीकार करेंगे, सभी लोगों को एहसास कर रहे हैं कैसे समय बीत गया है कि हम लोगों को पता नहीं चला। इतना सुंदर आपने वक्तव्य दिया है। मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आप इतने सारे विशिष्ट विद्वज्जन आज जुड़े हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे ले चल रहा हूँ ये मान करके कि सवाल लोगों के नहीं हैं, और इसी क्रम में मैं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभाग के अध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो धन्यवाद ज्ञापन करके आज के कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले चलें। डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अद्भुत व्याख्यान के लिए मैं आदरणीय मैडम सीमा सोमा बंदोपाध्याय जी को, जो 2 विश्वविद्यालयों की कुलपति के रूप में अपने अति व्यस्ततम समय में से इस कार्य के लिए उन्होंने समय निकाला। गंगा कावेरी व्याख्यान माला 2
ऐसे नदियों के संगम से जुड़ा हुआ है जो पूरे भारत को जोड़ रहा है। लेकिन आदरणीय मैडम के व्यक्तित्व में एक रचनाकार, एक शिक्षक और एक शोधक और एक प्रशासक, इन चार धाराओं का एक साथ सम्मेलन दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से आपने महामारी को लेकर के वैश्विक धरातल पर अल्बेर कामू से लेकर के पांडे बेचन शर्मा उग्र और भगवान दास, यानी हिंदी विभिन्न भारत की विभिन्न भाषाओं में और विश्व की विभिन्न भाषाओं में महामारियों को लेकर के, चाहे वो प्लेग के रूप में हो, चाहे चेचक के रूप में हो, चाहे हैजा के रूप में हो, उसके बीच में जो तमाम उसके परिप्रेक्ष्य बनते हैं, जिसमें मनुष्य की जिजीविषा कैसे बनी रहे, उस भयावहता के बीच में मानवता कैसे बची रहे। अभी जिस सकारात्मकता की बात आई है, जिस पर आपने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि भविष्य में भी आप इस पर हमारे साथ आकर के इस मंच पर अपना वक्तव्य देंगी, उसके लिए मैं आपको साधुवाद दूंगा। जिस तरीके से आपने राजा राममोहन राय से शुरू करके और आकर के जीवनानंद जी के साथ इसका समापन किया है, वो दोनों कड़ियों को जोड़ करके बीच में जो सारा फैलाव है और इतना उतार चढ़ाव है विभिन्न विधाओं में, चाहे वो रेखा चित्र हो, चाहे आत्मकथा हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, चाहे संस्मरण हो, चाहे रिपोर्टाज हो, चाहे वो ब्लॉग हो, उन सब का उल्लेख करते हुए एक विराट परिदृश्य आपने महामारी के संदर्भ में रचा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात आई है कि चाहे मूल्यों के ह्रास का मामला हो, चाहे ऐसे मूल्यों की बात हो जिसमें मनुष्य सकारात्मक रह करके इन परिस्थितियों में अपने को जिंदा रख सकेगा, उन सारी चीजों को एक साथ परोसना और इतने बड़े परिदृश्य पर वो आपने अद्भुत काम किया है। इसके लिए मैं आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के परिकल्पकों में डॉक्टर मंजुनाथ जी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी और इसके प्रबंधन को लेकर के हमारे दोनों प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और डॉक्टर वंदना सारस्वत जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस आभासी मंच पर अपना बहुमूल्य समय इस विपरीत विभीषिका में भी निकाल करके 5 बजे हर सप्ताह उपस्थित होने वाले हमारे जो बड़े विद्वान साथी हैं और मार्गदर्शक हैं हमारे, अभी तो मंजुनाथ जी ने बताया कि लंदन से बड़े साहित्यकार तेजेंद्र जी शर्मा जी जुड़े हुए थे। मैंने उनको देखने का अवसर प्राप्त किया, अगला व्याख्यान भी उनका है। लेकिन इस क्रम में वो सारे तमाम लोग, प्रोफेसर प्रमोद कुमारप्रत जी, डॉक्टर परमेश्वरी जी, प्रोफेसर दमयंती तिवारी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से, विमल मिश्र जी, डॉक्टर राकेश नारायण द्विवेदी जी, प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी वर्धा से, डॉक्टर परशुराम जी, डॉक्टर कल्पना प्रभु जी, डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, डॉक्टर राग रत्ना जी, बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार और पूर्वापर पत्रिका के संपादक डॉक्टर सूर्यपाल सिंह जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम मलागे जी, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, डॉक्टर योगिता भार्गव जी, डॉक्टर ऋचा पटेरिया, डॉक्टर एम.आर. रूपा, ऐसे बहुत सारे लोग जो लगातार इस व्याख्यान माला से जुड़ करके इसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही यह भी सूचित करता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं वे सब इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। मैं स्वयं भी पूरे परिवार के साथ इससे लड़ करके अभी पूरी तरीके से निवृत्त नहीं हो पाया हूं। लेकिन जिस सकारात्मकता की बात आपने की है, जो साहित्य की जीवनी ताकत है, वो हम लोगों को किस तरीके से इससे लड़ने के लिए तैयार कर पाई है, उन सब के लिए मैं साहित्य के प्रति भी और साहित्य को रचने वाले सृजन कर्ताओं के प्रति और जो आप जैसे लोग जो इसको समेकित रूप में यहाँ प्रस्तुत करने के लिए अपना समय दिए, उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि ये कार्यक्रम हमारा जो है लगातार चलता रहेगा और हमारे विद्वान साथियों का, शोधार्थियों का, अध्यापकों का जो है बराबर सहयोग इस व्याख्यान माला को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपको एक सुंदर ढंग से धन्यवाद ज्ञापन के लिए।